हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की जो हमारी एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी की। उसमें हमने पिछले 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये मेरा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, इसका एक रेफरेंस ले लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मंडलीय प्लेटें हैं वो क्या हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी की गतियाँ हैं उस पृथ्वी की गतियों जो पृथ्वी की गति है वो कैसे होती है, उसमें कौन से बल लगते हैं, जो अंतर्जनित बल है, जो बहिर्जनित बल है। ठीक है, इन सारे बलों के बारे में पढ़ेंगे। जो स्थल मंडलीय प्लेट है वो क्या है बेसिकली इसके बारे में जानेंगे। हम इसमें जो ज्वालामुखी है वो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, उनमें से किस प्रकार की गैसें निकलती हैं, किस प्रकार लावा मैग्मा के रूप में कन्वर्ट होता है, और जो पर्वतीय और मेंटल इनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, इसमें हम ये भी जानेंगे कि जो उद्गम केंद्र है भूकंप का और जो अधिक केंद्र है उसके बारे में जानेंगे। जो यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है इसके बारे में जानेंगे कि उद्गम केंद्र बेसिकली है क्या, इसमें जो अधिक केंद्र है ये किस प्रकार है, इनकी जो प्लेट की सीमा है वो क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भूकंपीय तरंगे हैं जिसमें पी तरंगे आती हैं, एस तरंगे आएंगी, एल तरंगे आएंगी, इन तरंगों के बारे में भी हम देखेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो भूकंप है वो किस प्रकार विनाशक है। जो हमारे गुजरात में भूकंप आया था वो किस प्रकार विनाशक रहा, किस प्रकार हमारे स्कूलों को उस समय वहाँ पर तबाही किया था, वो किस स्थान पर आया था और किस समय ये आया था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बचाव के लिए हम कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं, इन तैयारियों के बारे में भी हम देखेंगे। जो मुख्य स्थलाकृतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे, जैसे नदियों के क्या कार्य हैं, ये किस प्रकार अपना आकार विसर्प की तरह करते हैं, किस प्रकार ये चौप झील का निर्माण करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, किस प्रकार ये बाढ़कित मैदानों को उपजाऊ बनाते हैं। ठीक है, हम इनको जानेंगे कि जो ये नदियाँ मुख्य नदी से अपने शाखाओं में बढ़ जाती है और एक वितरिका का निर्माण करती है और इस किस प्रकार ये डेल्टा का निर्माण कर लेती है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, साथ में हम ये भी समझेंगे कि जो समुद्र तंत्र के कार्य हैं, समुद्र किस प्रकार समुद्री गुफा बनाता है, किस प्रकार तटीय मेहराब का निर्माण करता है और लास्ट में किस प्रकार यह स्टैक का निर्माण करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो हिमनद के कार्य हैं, किस प्रकार इन नदियों का निर्माण करती हैं, किस प्रकार ये झीलों का निर्माण करती हैं, गर्तों के माध्यम से छोटे छोटे शैल के रूप में विभेदित करती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम एटलीस्ट जानेंगे कि पवन के कार्य बेसिकली हैं क्या, किस प्रकार ये रेगिस्तान में जो छत्र शैल है इसका निर्माण करती है, किस प्रकार एक जो है एक नैरोनुमा आकार इसका ले लेती है। जो बालू टिब्बा है आपने नाम सुना होगा, इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार रेगिस्तान में वायु के माध्यम से इसका निर्माण होता है। और लास्ट में हम समझेंगे कि जो इसमें अभ्यास क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे ये आपको लॉन्ग आंसर दिख रहा है, इसके बाद इसमें जो मल्टीपल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन मल्टीपल क्वेश्चन को भी हम एक एक करके समझेंगे। उसके बाद से इसमें दिया हुआ है जो मिलान है तीसरा क्वेश्चन, उसके बारे में हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार हम इसको हल करेंगे। और एटलीस्ट हम लास्ट में जानेंगे कि जो कारण है इन सेलों के बारे में, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि कुछ सेल छत्रक का आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो ये आकार क्यों ग्रहण कर लेते हैं, तो इन कारणों को भी हम समझेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं जिन्हें हम स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर ही लगभग ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए जो मैग्मा है, मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप धारण कर लेता है और चारों तरफ घूमता है। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती हैं उनको हम कहते हैं अंतर्जनिक बल यानी एंडोजेनिक फोर्स, और जो बल पृथ्वी के बाहरी सतह पर उत्पन्न होती है उनको हम कहते हैं बहिर्जनिक फोर्स यानी एक्सोजेनिक फोर्स। जो अंतर्जनित बल है ये कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करती है तो कभी धीमी गति उत्पन्न करती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। अब हम बात कर लें कि स्थल मंडलीय प्लेट बेसिकली होते क्या है। तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की जो सतहें हैं वो टिकी होती हैं, उनको हम कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। अब हम एक बात इस पर बात कर लेते हैं कि जो पृथ्वी की गतियाँ हैं जिनके बारे में हमने बताया कि अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के बारे में हमने आपको बताया, तो उसका जो एक बेसिक पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार से होती हैं, यानी कि पृथ्वी की गतियों में दो प्रकार के बल लगते हैं। क्या? पहला अंतर्जनित बल, दूसरा बहिर्जनित बल। जो अंतर्जनित बल हैं इसमें दो भाग हैं, पहला क्या है आकस्मिक बल और दूसरा पटल विरूपण बल। जो आकस्मिक बल हैं उनके कारण क्या होते हैं, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं और भूस्खलन होता है। लेकिन जो पटल विरूपण बल है उसके कारण केवल पर्वत निर्माण का बल होता है, यानी कि इससे पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे
इस तरह से पर्वत का निर्माण होता है जो पटल विरूपण होते हैं उनके कारण। ठीक है, अब इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो है बहे जनित बल। ये जो है अपवर्तन और निक्षेपण, इसके दो टाइप हैं। एक तो अपवर्तन हो गया, एक तो निक्षेपण हो गया। आपको पता ही है अपवर्तन क्या होते हैं। अपवर्तन होते हैं कि जब कोई बड़ा पहाड़ है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, ये एक बड़ा पहाड़ है, बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए जब इसको तोड़ते हैं ये विखंडित होकर के नीचे गिर जाता है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं कि ये अपवर्तित हो गया। ठीक है, लेकिन यही जो टूटे हुए भाग होते हैं, ये वाले भाग होते हैं, ये एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें ये कहाँ पे होते हैं, ये नदी में होते हैं, जिसके जो बहता हुआ जल होता है पवनों के द्वारा होते हैं ऐसा। समुद्री जो तरंग होती है उसके कारण भी, उसके लिए भी ऐसा होता है। जो हिमनद बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है। अपवर्तन और निक्षेपण का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से ही इस तरह की चीज़ें बनती हैं, चाहे वो पवन हो गया, चाहे वो हिमनद हो गया, चाहे वो नदी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे स्थल रूपों का जो विकास है वो इस तरीके से कुछ हुआ है। अब हम सेकेंड में बात करेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनका क्या योगदान रहता है, उन्हें क्या कहते हैं, किस प्रकार मेंटल और पर्पटी के बीच जो ज्वालामुखी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो उसमें लावा अंदर होता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आइए इन सारे जवाबों का हम इसमें देखते हैं कि क्या है। क्या है ज्वालामुखी? तो ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलता है, जो आपको फिगर में भी यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये वाला एरिया है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है गैसें और राख निकल रही हैं। ये वाला जो इसका जो ये ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं क्रेटर। ठीक है, ये आपका निकासी द्वार है, जिनको हम वेंट भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ये लावा होते हैं। ठीक है, ये लावा जब पृथ्वी के ऊपर से यहाँ पे निकलते हैं तो उनको हम कहते हैं ये मैग्मा है। ठीक है, ये आपको पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो कि पर्पटी है ये आपको दिखाई दे रही है, और सेकेंड जो है वो है मेंटल। आपको कभी नहीं बताना है कि जो थर्ड इसका है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैग्मा प्रकोष्ठ है। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एंडो, एंडो मतलब होता है अंत, एक्सो, एक्सो मीन्स होता है वाह। यहाँ पे जो कॉमन है जिनका नाम है जेनिक। ठीक है, कॉमन ये शब्द है जिसकी जो अर्थ होता है, मीनिंग्स होती है वो है उत्पत्ति। तो एंडोजेनिक यानी कि एंडो प्लस जेनिक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एंडोजेनिक, जिसका हिंदी में नाम होता है अंतर्वहित बल। ठीक है, ये एक्सो है, एक्सो में अगर हम जेनिक जोड़ेंगे तो एक्सोजेनिक हो जाएगा, जिसका हिंदी में नाम है बहिर्जनिक बल। इस प्रकार यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम कहते हैं भूकंप। ठीक है, यानी जब यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर कंपन करता है उसको हम कहते हैं भूकंप। ठीक है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ पे कंपन आरंभ होता है उसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। अभी हम फिगर में इसको सारी चीज़ों को नोटिफाई करेंगे कि ये चीज़ें आखिर है कहाँ, इनका जो पॉइंट है निकलने का ये फिगर में कहाँ पे है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने उद्गम केंद्र के बारे में देख लिया। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को हम कहते हैं अधिकेंद्र। अभी हम फिगर में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये है उद्गम केंद्र। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वो उसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर का जो भाग होता है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेम ये होते हैं अधिकेंद्र। इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं अधिकेंद्र, जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, आइए जब पृथ्वी चारों ओर इस तरीके से यहाँ पे कंपन चारों ओर होता है पृथ्वी के, तभी भूकंप आती है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये भूकंपीय तरंगे जो हैं ये सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। ये हमारे जो प्लेट हैं, ये कुछ प्लेट सीमा है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्लेट सीमा है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। इसमें है कि हमने उद्गम केंद्र के बारे में जान लिया कि जो भू पर्पटी के नीचे वाला वो स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है यानी कि शुरू होता है उसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। अधिकेंद्र क्या होते हैं, उद्गम केंद्र के ठीक भू सतह के ऊपर, यानी कि जो ये वाला स्थान है, आपको फिगर में बताया ही है कि ये वाला जो स्थान है उसके ठीक ऊपर वाले जो स्थान को हम कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र से बाहर की ओर तरंगे एक रूप में दूसरे में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो इसका निकटतम भाग होता है वहाँ पे सर्वाधिक हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से जिस प्रकार दूरी बढ़ती है, यानी अगर हम ये अधिकेंद्र है, इससे जिस प्रकार दूरी बढ़ती है जो भूकंप की तीव्रता है वो कम होती जाती है। ठीक है, यानी यहाँ भूकंप कम होगा एज कम्पेयर टू भूकंप की जो स्थिति है ये अगर यहाँ पे रहे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कि दूरी बढ़ने के साथ अधिकेंद्र से जो तीव्रता है भूकंप की वो कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो एडिशनल फैक्ट है वो क्या है कि भूकंप तरंगे बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं। पहला क्या हो गई,
पी टाइप तरंगे जिन्हें हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। दूसरा है एस टाइप तरंगे जिन्हें हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और तीसरा है क्या, एल टाइप तरंगे जिन्हें हम कहते हैं स्थिर तरंगे। इन तीनों तरंगों के बारे में आने वाले लेक्चर में जो आगे हम पढ़ेंगे क्लास 11th की, उसमें हम डिटेल से बातें करेंगे। ठीक है। भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की जो संभावना है उसका अनुमान लगाते हैं। जैसे जो जानवर हैं, जानवरों का व्यवहार का वो अध्ययन करते हैं। तालाबों में मछलियों की उत्तेजना होती है, सांप जो होते हैं वो धरातल पे आने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं वे अपनी जो स्थानीय तरीके हैं उसके माध्यम से भूकंप की जो आने की संभावना है उसको वे मापते हैं। ये आपको जो फिगर दिख रहा है ये गुजरात में जब भूकंप आया था 2001 में, भुज की जो गुजरात का क्षेत्र है भुज, वहाँ पे इस तरीके से विशाल एक भूकंप आया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। उसकी जो एक अध्ययन है उसको हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या हुआ था। ये बात है कि भुज में भूकंप के झटके, ठीक है, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर लगभग जो भूकंप की तीव्रता थी वो 6.9 थी। ये काफ़ी भीषण भूकंप था। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कूली बच्चे जो हैं वो प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिर गई थी। इन इमारतों से गिरने से लगभग 971 छात्रों की मौत हो गई थी और लगभग 31 शिक्षकों की मौत हो गई थी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहे हैं वो रहे हैं स्कूल के। ठीक है। और सेकेंड हम बात करें कि इसमें क्या हुआ था, तो इसमें भुज में निराशाजनक राहत, यानी कि जो राहत वाले कार्य किए गए थे वो काफ़ी निराशाजनक रहे हैं। ठीक है। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं, ये सारी चीज़ें जो नीड होती हैं, एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड होती है वो नहीं पहुंच पाई थी। तो आप कह सकते हो कि भुज के समय जो राहत कार्य है या बचाव कार्य है वो काफ़ी सही नहीं रहा। अब हम अगर बात करें कि फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, कि इसमें फोर्थ पॉइंट क्या रहा, तो जो उस समय तबाही की गई थी, यानी कि जो भूकंप के कारण जो भी तबाही हुई थी उसमें क्या क्या शामिल था, उसमें शामिल था फोन लाइनें, पाइप लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें, ये सारी चीज़ें अवरोध रहीं, जिसके कारण काफ़ी लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, काफ़ी दिक्कत होना उनको उसका सामना करना पड़ा। अगर हम 4 5 की बात करें तो शहरों में आग लग गई थी, जिसके कारण जैसे चारकोल हो गया, अंगीठियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें पलट गई थी भूकंप के कारण। तो वहाँ उन जगहों पे आगे लग गई थी। ठीक है। अब आता है 6 पॉइंट। इसमें आता है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, यानी राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की उस समय वहाँ पे। उस समय मुख्यमंत्री केंद्र से अपील किए थे, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर भूकंप क्या है। ठीक है। तो भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है जिसे हम कहते हैं भूकंप लेफी। ठीक है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी नगण्य होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकती है। इस वाले जो तीव्रता है 5.0 से, उससे वस्तुओं के गिरने की क्षति हो सकती है। लेकिन जिसका तीव्रता जो है वो 6.0 है उससे काफ़ी अधिक नुकसान हो सकता है, या बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और जो सबसे शक्तिशाली तीव्रता होती है वो लगभग 7.0, इसकी जो तीव्रता होती है वो 7.0 होती है। ये सर्वाधिक शक्तिशाली होती है, इससे काफ़ी विनाश होता है इसके माध्यम से। ठीक है। ये आपको भूकंप लेफी का आपको फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है भूकंप लेफी। ठीक है। तो हमने बात कर लिया कि यदि भूकंप की तीव्रता 2 रहे तो उस समय जो क्षति है वो न के बराबर होगी। यदि भूकंप की तीव्रता जो है वो 5.0 रहे तो उस समय कुछ क्षति होगी। और यदि भूकंप की तीव्रता 6.0 रहे तो उससे अधिक जो है क्षति होगी। और सबसे अधिक क्षति कब होगी, जब भूकंप की तीव्रता 7.0 हो जाए। भूकंप से बचाव की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, तो भूकंप के दौरान कहाँ हम आसन हैं, तो पहला है एक हम सुरक्षित स्थान ढूंढ लें, जैसे रसोई के काउंटर हो गए, मेज के नीचे का स्थान हो गया, दीवार की अंदरूनी कोने हो गए, ये सुरक्षित स्थान है। और इनसे हम दूर रहें। कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहें, आग से दूर रहें, आग वाले स्थान से, चिमनियों के आसपास से हम दूर रह सकते हैं, जो टूट सकने वाली खिड़कियां हैं वहाँ से दूर रह सकते हैं, दर्पण से, तस्वीर से, फ्रेम से, इन सारी चीज़ों से हम दूर रह सकते हैं। हम पहले से तैयारी क्या कर सकते हैं, यानी कि पहले से तैयार कर सकते हैं क्या चीज़ें, अपने दोस्तों और परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैला सकते हैं। और आपदा का जब सामना आए उसमें विश्वास, एक दूसरे के साथ विश्वास रख सकते हैं और घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर हम मुख्य स्थलाकृतियों की बात करें तो अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकसित होती रही है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम कहते हैं अपर्दन।
अब बात आती है कि जो वायु, जल आदि ये सब अपवर्तित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और इसके फलस्वरूप एक स्थान पर इनको निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित का मतलब ये होता है कि जैसे ये कोई धूल कण है या पार्टिकल्स हैं, ये नदियों के द्वारा इनको यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर के एक स्थान पर इनको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया गया, तो उनको कहते हैं निक्षेपित। क्लियर है? तो इस प्रकार निक्षेपित कर दिया गया। अपवर्तन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जो नदी के कार्य हैं ये बेसिकली हैं क्या। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपवर्तन होता है। दृश्य भूमि यानी जो भूमि हमको दिखाई देती है उसका अपवर्तन होता है। जब यहाँ बात कर रहा है कि जलप्रपात कैसे बनता है, तो जलप्रपात कैसे बनता है, जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल वाली घाटी पर गिरती है तो उस समय वहाँ जलप्रपात होती है। ठीक है, जैसे हम आपको एक बेसिक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये कठोर चट्टान है, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, और ये कोई खाई है। खाई का जो यहाँ बेसिक जो इसका है, इसका जो बेस है ये भी कठोर ही है और ये खाई है। ठीक है, यहाँ से जब नदी यहाँ पे गिरती है कठोर वाले स्थान पे, तो इसको हम कहते हैं कि जलप्रपात। ठीक है, यानी एक कठोर चट्टान से यहाँ पे सेकंड वाले यहाँ पे ऐसे गिर रही है तो इसको हम कहते हैं जलप्रपात। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो है यहाँ पे बात आती है कि जब नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो मोलदार मार्ग से बहने लगती हैं। ठीक है, मोलदार मार्ग से बहने लगती हैं। इन्हीं मोलदार मार्ग को हम कहते हैं विसर्प। आपको कुछ फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये जो है ये नदी आ रही है यहाँ पे, ये स्थल मार्ग पर यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ प्रवेश करती है। आइए कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, मोलदार भाग में इनको ये इसका जो आकार है ये आपको विसर्प आकार का दिख रहा होगा। तो नदी के इन्हें बड़े मोड़ों को हम कहते हैं विसर्प। ठीक है, क्योंकि इनका आकार सर्प यानी सांप के समान होता है इसलिए। ठीक है, इसके बाद विसर्प के किनारे पर जो लगातार अपवर्तन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, यानी कि जो इनका किनारा वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे निक्षेपण और जो अपवर्तन है वो शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे पर जो है विसर्प जो है वो लूप के सिरे पर लगातार आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। यानी जिस प्रकार ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये समय के साथ कभी कट करके कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। इन्हीं को हम कहते हैं चाप झील, क्योंकि ये एक झील का निर्माण करती हैं। ये आपको कुछ इस तरीके से इसका आकार होता है ये। ठीक है, इसमें पानी भरे होते हैं। ठीक है, ये झील की तरह होते हैं और इनका जो आकार है वो एक चाप की तरह है, इसलिए इन्हें हम चाप झील कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हैं, जैसे इसका आकार है चाप की तरह। यही कुछ समय ऐसा आता है कि ये ऐसे कट जाते हैं और इधर किनारे चले जाते हैं, इनको हम कहते हैं चाप झील। ठीक है, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। यानी जो उसका तट है, जो कि ये वाला आपको दिखाई दे रहा है तट, ये वाला, ठीक है, ये तट है, जब पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो नदियाँ हैं वो इसके बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे जो लोग बसते हैं इलाके में वहाँ पे पानी भर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाढ़ की स्थिति आ गई है। ठीक है, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। आपको पता ही है कि नदियाँ जो निक्षेप करती हैं, यानी कि जो धूल कण ले आते हैं उनको एक स्थान यही पिला के निक्षेपित कर देते हैं। तो जहाँ तक ये बाढ़ का एरिया जाता है वहाँ पे ये निक्षेपित हो जाते हैं। यहाँ पे जो बालू कंकड़ होते हैं यहाँ पे निक्षेपित कर देते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को हम कहते हैं अवसाद। ठीक है, इनका जो नाम होता है उसको हम कहते हैं अवसाद। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पे जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ का जो मिट्टी है वो काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इससे समतल उपजाऊ बाढ़कित मैदान का निर्माण होता है। नदी के जो उत्थित तटों को हम कहते हैं तटबंध, यानी जिनका जैसे ये नदी है, ये नदी बह रही है यहाँ पे, तो जो ये वाला इलाका है ये तट है, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू ये जो है ऊँचा है, ये वाला एरिया ऊँचा है। तो वही कह रहा है कि जो उत्थित मतलब होता है थोड़ा ऊँचा, तो ऊँचे वाले तटबंध को हम कहते हैं ये तटबंध कहते हैं। ठीक है, यानी पानी इसके इधर नहीं जा सकता क्योंकि ये ऊंचा है। ठीक है, दोनों एरिया, अब बीच में नदी बह रही है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये वाला पोर्शन तटबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है और यह नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित रहती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, बड़ी नदी है, ये आ रही है। ठीक है, तो ये शुरू होती है काफ़ी तेज़ी से शुरू होती है। ठीक है, इनका जो स्पीड होता है वो तेज़ होता है। फिर जब यहाँ एक पॉइंट पे आती हैं, इनका जो दूरी तय होती है वो दूरी काफ़ी अधिक तय कर लेती हैं, तो उसके बाद ये काफ़ी शाखाओं में विखंडित हो जाती हैं। कुछ इस तरीके से आप दिख रहे होंगे। ठीक है, ये काफ़ी शाखाओं में विभाजित होती हैं, आपको दिख रहा होगा फिगर के जरिए। यहाँ पे बेसिकली यही बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि उसके बाद उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं वितरिका। ठीक है, आपको मैं फिगर में एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये मुख्य नदी है
मुख्य नदी कई चीज़ों में विभाजित होती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको कहते हैं वितरिका। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करने लगती है। तो सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह को हम कहते हैं डेल्टा। आपको पता ही है कि जो हमारे पश्चिम बंगाल के जो एरिया है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, और डेल्टा कुछ इस तरीके से ही उनका जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से उनका आकार होता है। ठीक है, ये निक्षेप हैं ये वाले। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो हमारे समुद्री तरंग हैं उनके क्या कार्य हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे एक छूट गया है, क्या है, यहाँ हमने बात किया था जलप्रपात का, तो एक बार जान लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ कि विश्व स्तर पर कौन से मुख्य जलप्रपात हैं। तो विश्व के हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, जिसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात है दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और अन्य जलप्रपात की बात करें तो यह उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो नियाग्रा जलप्रपात है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है। और अगर हम लास्ट और थर्ड की बात करें तो अफ्रीका में जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच की सीमा पर जो है वो विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब नेक्स्ट में आता है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण जटिल स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। समुद्री तरंगे लगातार यहाँ पे ये समुद्री तरंगे हैं यहाँ से उठती हैं, आइए लगातार एक बड़े सैल से टकराती हैं, जिससे यहाँ पे दरार उत्पन्न रहता है। जब ये दरार काफ़ी बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, तब ये गुफा का रूप ले लेता है, इसलिए इसे हम समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है, और इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर, यानी ये जो गुफा है ये जब बड़ा हो जाता है और इनमें केवल छत ही बचता है, कुछ इस तरीके से इसका रहता है। ये गुफा जो है ये बड़ा हो गया और इसकी केवल छत ही बचती है, तो उसको हम कहते हैं तटीय मेहराब। ये लगातार अपरदन छत जो अपरदन होता है जब लगातार होता रहता है तो अपरदन छत को भी तोड़ देता है। ये जो अपरदन होता है ये छत को तोड़ देता है और केवल जो दीवार होती है वो केवल दीवार ही बचती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है, ये केवल दीवार बचती है। ये दीवार जो बचती है उसको हम कहते हैं स्टैक। क्लियर है। समुद्री गुफा जो है समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए भाग को जो कि होते हैं उन्हें हम कहते हैं समुद्री भिगु। ठीक है, ये समुद्र है, इसके जो ऊपर हुए भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं समुद्री भिगु। क्लियर है। समुद्री तरंग के किनारे पर अवसाद जमा कर ये समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ठीक है, हमने जो समुद्री तरंगे हैं उनके कार्य के बारे में देख लिया कि किस प्रकार ये समुद्री गुफा बनाती है, किस प्रकार ये तटीय मेहराब बनाती है, किस प्रकार ये स्टैक का निर्माण करती है, और जो समुद्री भिगु है वो बेसिकली होते क्या हैं, इसके बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं अपने जो नेक्स्ट पे है कि हिमनद के जो कार्य होते हैं। ठीक है, वो क्या है। तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ इन्हें हम कहते हैं, यानी जो बर्फ की नदियाँ होती हैं, हिमानी जो होती हैं वो बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टान से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और जो गुलासमी पत्थर हैं और जो मिट्टियाँ हैं वो भूदृश्य का अपरदन करती रहती हैं, यानी कि जो भूदृश्य होती हैं उनका यह अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के पिघलने से उन गर्तों में जब जल भर जाता है तो वो एक सुंदर झील का निर्माण कर देती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल हो सकते हैं, सैल मतलब पत्थर कह सकते हो, रेत एवं तलछटी हो गई, मिट्टी हो गई, इन सबको ये निक्षेपित कर देती है। ठीक है, ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का जो ये निक्षेप है ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं कि पवन के क्या कार्य हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार का सैल आप देखते होंगे कभी, उन्हें हम कहते हैं छत्रक। मतलब होता है कि जैसे जो छत्रक का आकार होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी ये रेगिस्तान जब हवा बहती है, यहाँ से हवा बह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी यहाँ की जो चीज़ें हैं इनको ये उड़ा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेते आती हैं, लेकिन जो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ऐसे ही बचा रहता है, इसलिए इसका जो आकार है वो काफ़ी छत्रक के आकार का होता है, इसलिए इसे हम छत्रक सैल भी कहते हैं। ठीक है, पवन सैल के ऊपरी भाग की जो उपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटा जा सकता है, यानी आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं जब पवन यहाँ पे बहती है
तो जो इसका नीचे वाला पोर्शन होता है, इसको ये जो हवा है ये बह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेती आती हैं, लेकिन जो इसके ऊपरी वाला पोर्शन है इसको नहीं ले आ पाती हैं एज कम्पेयर टू नीचे वाले को। ठीक है, तो इस तरीके से ये छत्रक सेल का निर्माण करती है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत जो है गिर करके एक छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे हम कहते हैं बालू टिब्बा। अगर हम इसको एक फिगर के थ्रू जाने तो जैसे ये जो है हवाएं चल रही हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे ये रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ पे जब ये पौने यहाँ पे हवा चलती है ये नीचे वाले पोर्शन को काटती है। ठीक है, काटने के बाद ये आकर के जब हवा रुक जाती है तो एक स्थान पे ले आकर के ऐसे रुक जाती है और ये निक्षेपित हो जाती है एक छोटी पहाड़ी के रूप में ये बनी होती है। इसलिए इसका जो नाम है बालू टिब्बा, इसलिए इसका नाम है। ठीक है, बालू टिब्बा। जब महीन कण जब बालू के महीन कण जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठा करके अत्यधिक दूर तक ले जाती है। ठीक है, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं तो इसे हम लोएस कहते हैं, इसलिए कहा जाता है लोएस का मैदान। ये सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे विशाल जो लोएस का निक्षेप है वो चीन में है। ठीक है, ये बालू टिब्बा का आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से पवन के कार्य हो गए। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। ठीक है, अब अभ्यास प्रश्न का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है ये है कि प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो प्लेटें पृथ्वी के अंदर पिघले हुए जो मैग्मा है, ये मैग्मा से होने वाली जो गति है जो कि वित्तीय गति के रूप में घूमती है, उसके प्रभाव से ही ये प्लेटें जो है वो घूमती हैं। ठीक है, सेकंड क्या क्वेश्चन है कि बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल क्या है। आपको पता ही है कि बहिर्जनिक वो बल है जो पृथ्वी की सतह पे उत्पन्न होती है, और अंतर्जनिक बल कौन सा है जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, अपवर्तन क्या है। तो अपवर्तन बेसिकली होते क्या है कि जब पृथ्वी के धरातल पर जल द्वारा, पवन द्वारा, हिम द्वारा, इन जैसे प्राकृतिक घटकों के प्रभाव से होने वाले जो अपवर्तन है उनसे जो होता है उन्हीं से अपवर्तन होता है। ठीक है, इनके द्वारा, पानी, जल और हिम द्वारा। अगर हम फोर्थ की बात करें तो कह रहा है कि बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है। आप बोलेंगे कि नदी के पास वाले इलाके में ढेर सारी मिट्टी और अन्य पदार्थ इकट्ठा होते हैं जो कि एक उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, बोल रहा है कि बालू टिब्बा क्या है। आप बोलेंगे कि रेगिस्तान में जब हवाएं चलती हैं, हवाओं के द्वारा ये जो रेत होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब उड़ाती हैं तो उनके बहाव से जब वो एक जगह आकर के रुकती हैं तो उनका जो आकार है कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, एक स्थान से जब रेतें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहती हैं, फिर जहाँ पे वो आके गिरती हैं वहाँ पे एक पहाड़ी का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, उन्हीं को कहते हैं बालू टिब्बा। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे दिया हुआ कि समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो आप बोलेंगे कि समुद्री तरंगे जब किनारों पर अवसाद जमा करती हैं, यानी जो समुद्री तरंगे होती हैं, आपने देखा होगा जो लहरें होती हैं कुछ इस तरीके से होती हैं, जब समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद को ले आकर के जमा कर देती हैं तो उस समय समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात आती है कि चाप झील क्या होती हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं जब ये जो है अपने विसर्प के आकार से बहने लगती हैं और एक जो मोरदार होती है ये वाला पोर्शन, ये जब कट करके अलग हो जाता है तो एक झील का निर्माण करती है। क्योंकि इसका जो आकार है वो चाप की तरह है, इसलिए इसे हम कहते हैं चाप झील। क्लियर है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है कि मल्टीपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंगों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सेल जो है इस समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, बोल रहा है कि हिमनद की निक्षेपण विशेषता है क्या है। तो क्या है, हिमोड़। ठीक है, हिमनद की जो निक्षेपण विशेषता है वो है हिमोड़। हिमोड़ मतलब एक तरह से कह सकते हो बर्फ। ओके, अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो आप बोलोगे कि जो ज्वालामुखी है वो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, और हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि छत्तक शैलें पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं। आप बोलोगे रेगिस्तान में छत्तक शैलें जो है ये पाई जाती हैं। ठीक है, रेगिस्तान में। अब जो मेरा लास्ट का है दिया हुआ कि चाप झील
यहाँ पाई जाती है। तो आप बोलोगे कि जो नदियाँ होती हैं उनके द्वारा चाप झील का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि मिलान कीजिए, यानी इसको हमको मिलाना है एक इसमें। कह रहा है कि हिमनद, हिमनद कहाँ पे जाएगा, तो हिमनद जो है वो बर्फ़ की नदी। ठीक है, बर्फ़ की नदी कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है विसर्प, तो विसर्प कैसी होती है, विसर्प का विसर्प जो है वो कौन आकार ग्रहण करता है, तो आप बोलेंगे नदियाँ। ठीक है, यहाँ पे अब आती हैं पुलिन की बात। तो पुलिन कहाँ होती हैं, पुलिन समुद्री तट के जो अवसाद होते हैं, आपने पढ़ा है ऊपर। ठीक है, बालू टिब्बा कहाँ पे होती है, तो बालू टिब्बा हमारे रेगिस्तान में होती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जलप्रपात, तो आप बोलोगे जलप्रपात जो है वो कठोर संस्तल शैल से ये बनती हैं, हमने ऊपर कैसे पढ़ा। ठीक है, यानी ये वाला हो जाएगा। अब बोल रहा है लास्ट का कि भूकंप, तो आप बोलोगे पृथ्वी का जो कंपन है उसी कारण भूकंप आता है। ठीक है, ये हमने मिलान की बात कर लिया। अब हम आते हैं अपने कारण बताने वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको दिया है कि जो पहला क्वेश्चन दिया है कि कुछ सैल छत्रक के आकार के में होते हैं। आप बोलेंगे कि कुछ सैलें छत्रक के आकार की होती हैं क्योंकि हवा सेल के ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा नीचे वाले जो हिस्से हैं उनको आसानी से काट देती है, इसलिए जो इनका जो आकार है वो काफ़ी नैरो हो जाता है। जो नीचे वाला आकार है नैरो और ऊपर वाला जो आकार है वो काफ़ी चौड़ा होता है, शीर्ष वाला स्थान। तो इस तरह से छत्रक का निर्माण होता है। ये कहाँ पे होता है, ये बेसिकली रेगिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पे इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो आप बोलेंगे कि जब नदियाँ, ये नदियाँ होती हैं, जब नदियाँ अपने तटों से बाहर वाले जो इलाके हैं वहाँ पे चले जाते हैं तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है। और ये जो है अपने साथ कुछ महीन मिट्टी ले आते हैं, ये महीन वहाँ पे ले जा करके छोड़ देते हैं, एक तरह से कह सकते हो। तो वहाँ पे जो मिट्टी है वहाँ की, ये वाली यहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती है और यहाँ पे अच्छी फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि बाढ़कृत जो मैदान होते हैं वो काफ़ी उपजाऊ होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है दिया है कि समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो ये कब होती है। समुद्री तरंगें जब सेल से टकराती हैं, यानी ये मान लीजिए तरंग है, ये काफ़ी बड़ी सेल है, सेल मतलब आप कह सकते हो कठोर चट्टान। तो जब समुद्री तरंगें सेल से टकराती हैं और उन्हें छेद देती है, ठीक है, बड़ा और चौड़ा छेद देती है, तो उन्हें हम कहते हैं समुद्री गुफा। जब ये गुफाएं काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं और इनकी जो इसमें केवल छत बचा रहता है और इसमें छेद हो जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि तटीय मेहराब। जो तटीय मेहराब इसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद से जब ये जो तरंगे होती हैं फिर इस पर अटैक करती हैं, यानी कि इसे लड़ती रहती हैं इसमें, उसके बाद से क्या होती है कि इसमें ये छेद भी खत्म कर देती है और एक दीवार की तरह, ऐसे पतली दीवार की तरह केवल बची रहती है, बाकी चीज़ों को ये खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो ये पतली दीवार आपको दिखाई देगी इसी को हम कहते हैं स्टैग। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार जो समुद्री तरंगे हैं सेल से टकरा करके किस प्रकार समुद्री गुफा का निर्माण करती हैं, उसके बाद से किस प्रकार तटीय मेहराब का निर्माण करती हैं, और लास्ट में आपने देखा कि किस प्रकार इसने स्टैग का निर्माण किया। ठीक है, अब जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। ठीक है, तो ये कैसे गिरती हैं इसको हमको बताना है। ठीक है, तो जब स्थलीय प्लेटें जो हैं वो स्थलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर हमको कंपन होता है, हमने आगे पढ़ा है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर होता है, इसको बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जब ये पृथ्वी के चारों ओर होता है जिसके कारण जो तीव्रता होती है वो काफ़ी अधिक होती है, और तीव्रता के अधिक होने के कारण जो है इमारतें गिर जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन का। अब हम इसका जो शॉर्ट रिवीजन है उसको हम एक बार कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें पृथ्वी की गतियाँ बेसिकली दो कारणों से होती हैं, पहला है अंतर्जनित बल और दूसरा है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में दो बल होते हैं, एक होता है आकस्मिक बल और दूसरा होता है पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल के कारण भूकंप आता है, ज्वालामुखी होती है और भूस्खलन आता है, लेकिन पटल विरूपण बल के कारण हमारे पर्वत का निर्माण होता है। वहीं अगर हम बहिर्जनित बल की बात करें तो उसमें अपरदन और विक्षेपण का शब्द आता है। ये बेसिकली नदियों द्वारा होता है, बहते हुए जल, पवन और समुद्री तरंग के साथ साथ हिमनद के कारण भी ये अपरदन और विक्षेपण होता है। ठीक है, इसमें सेकेंड आता है कि स्थल मंडलीय प्लेट बेसिकली होते क्या हैं, तो भू प्रपटि पे अनेक बड़ी और कुछ कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेट। अब बात आती है ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी भू प्रपटि पर खुला एक ऐसा क्षेत्र होता है जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे आपको फिगर में भी दिखाई देता होगा, ये हमारा प्रपटि है, ये मैंटल है और यहाँ पे कुछ गैसें निकल रही हैं, राख के रूप में निकलती हैं। ये हमारा क्रेटर है। ठीक है, ये जो है निकासी है जहाँ पे आता है, ये लावा है जो आपको लाल तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ज्वालामुखी का आपको आकार दिख रहा है। अब आते हैं भूकंप पे। भूकंप क्या होते हैं, तो प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इसके भूकंप का
उद्भव होता है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म यूज किया गया है, पहला है उद्गम केंद्र और दूसरा है अधिक केंद्र। अब उद्गम केंद्र क्या होता है, तो जहाँ कंपन आरंभ होता है, जैसे कि ये वाला पोर्शन जो है जहाँ पृथ्वी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे कंपन स्टार्ट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर वाला एरिया जो है, जहाँ पे इसके ऊपर वाला एरिया आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये हमारा अधिक केंद्र है। यानी उद्गम केंद्र से जो उद्गम केंद्र है उसके भू सतह पर उसके निकटतम जो निम्नतम स्थान है उसको हम कहते हैं अधिक केंद्र। ठीक है, अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है, जैसे हमने चैप्टर में बताया ही है कि जिस प्रकार अधिक केंद्र है, अधिक केंद्र से जिस प्रकार उसकी दूरी बढ़ेगी उस हिसाब से जो भूकंप की तीव्रता है वो कम होती चली जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो भूकंपीय तरंगे हैं बेसिकली कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बोलेंगे 3 प्रकार की होती हैं। पहला हो गया पी टाइप यानी पी तरंगे, जिन्हें हम औंधय तरंगे भी कह सकते हैं। दूसरा है एस तरंगे, जिन्हें हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और तीसरा है एल तरंगे, जिन्हें हम पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। अब आते हैं मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में, जिसमें हम अपक्षय की बात कर लेते हैं और अपवर्तन बेसिकली होते क्या हैं। अपक्षय की बात करें तो यह पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। और अपवर्तन की बात करें तो भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न जो होते हैं इन प्रक्रियाओं में अपवर्तन करने का कारण बनते हैं। यानी कि जल के माध्यम से अपवर्तन हो सकता है, पवन के माध्यम से अपवर्तन हो सकता है और हिम के माध्यम से भी अपवर्तन हो सकता है। अब हम आते हैं कि नदी के कार्य क्या हैं। तो नदी हमें ये दृश्य भूमि का अपवर्तन करती है सबसे पहला। दूसरा क्या होती है, उपजाऊ बाड़कित मैदान का निर्माण करती है। तीसरा क्या हो जाएगा, वितरिका बनाती है। वितरिका आपको पता है कि ये मेन नदी हो गया, इसमें कई प्रकार की नदियाँ यहाँ पे बनती चली जाती हैं, उनको हम वितरिका कहते हैं। इसी प्रकार से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जल प्रपात का निर्माण करती हैं, ये विसर्पित बनाती हैं, यानी इनका जो आकार होता है कुछ इस तरीके से होता है। और ये वाला आकार जब टूट जाता है तो ये चाप झील का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम आते हैं कि समुद्री तरंगे का कार्य क्या होता है। तो जैसा आपको पता ही है, समुद्री गुफा बनाती है, या इसका फिगर आपको दिख रहा होगा कि ये कोई बड़ा सा मैदान है, इसमें से बड़ा सा कोई सेल है, इसमें जब तरंगे टकराती हैं तो ये गुफा का निर्माण करती हैं। उसके बाद ये तटीय मेहराब बनाती हैं, जैसे हमने चैप्टर में बात किया। ये समुद्री भिगो बनाती है, इनका फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका फिगर किस तरीके से है। और इस प्रकार ये स्टैक का भी निर्माण करती हैं। क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए हम थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हिमनद के कार्य पे। इसमें क्या होता है, पहला नंबर क्या हो जाएगा कि गोलास मिट्टी एंड पत्थरों के भूदृश्य का ये निर्माण करती है। और हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें आता है पिघलने पर यह झील का निर्माण करती है। जैसे ये कोई एरिया है, इसमें जब ये पिघलता है तो पानी भर जाता है, इस प्रकार ये झील का निर्माण करता है। अगर हम थर्ड की बात करें लास्ट में, तो यह हिमनद और हिमोड़ का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एट द लास्ट पॉइंट पे, जिसका नाम है पवन के कार्य। ये क्या करते हैं, आपने कभी रेगिस्तान में देखा होगा किस प्रकार ये छत्रक का निर्माण करते हैं। छत्रक का जो फिगर है आपको ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये किस प्रकार बालू टिब्बे का निर्माण करता है, उसका फिगर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है रेत के को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। जब हवाएं कुछ इस तरीके से हवाएं चलती हैं तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेत को पहुंचाते हैं, और उसी को लोहेश का मैदान कहते हैं। लोहेश का मैदान क्या होता है कि जब बालू कण जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं और यह एक विस्तृत रूप में एक जगह निक्षेपित हो जाते हैं, तो इस प्रकार ये लोहेश का निर्माण करती हैं। अब आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो आप बोलेंगे ये सबसे ज़्यादा चीनी मिलता है। ठीक है, इस प्रकार ये मेरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मेरा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।